Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. लेकिन एक माह में यानी कि जो महंगाई पिछले अक्टूबर में 9 तक थी वो 11.5 तक पहुंच गई है। हर गुजरते महीने, हर गुजरते दिन के साथ महंगाई में इजाफा हो रहा है। वो आम तौर पर जो अशिया जो एक्सपोर्ट हो रही हैं और जो लोकल प्रोडक्शन है वो दोनों इस तरह से बढ़ रही हैं कि किसी पर हुकूमतों का कंट्रोल नहीं है। वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा रही है कि सिंध के अंदर जो महंगाई है उसकी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर है। चीनी का मामला क्योंकि नेशन वाइड होता है, उस पर उन्होंने कहा कि क्रशिंग के लिए उन्होंने लेट आगाज़ किया, जिसकी वजह से चीनी अगले आने वाले वक्त में फिर महंगी होगी। दावा हुकूमत कर रही है चीनी सस्ती हुई है, लेकिन क्या चीनी 56 रुपए से वापस 56 तक आई है? अभी भी नहीं, अभी भी 100 रुपये और 95 रुपए में फ़रोख्त हो रही है। हुकूमत दावा कर रही है कि आटे की कीमतों में कमी हुई है, कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। तो हुकूमत क्या कर रही है और अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ 4 कागज़ के पलंदे लेकर और आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, यही कुछ है। हम आज इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ है। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़ुबैर मोतीवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर मोतीवाल साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे मुआशियात भी हैं इस वक्त इंडस्ट्रियलिस्ट पे है, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपके वक्त का। और शान सईद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, हमारे मुआशियात हैं मलेशिया से। शान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। ज़ुबैर साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। सर, ये जो महंगाई का मामला है, आज तो हमने स्टॉक एक्सचेंज में भी देखा कि असरात उसके भी नज़र आ रहे थे, लेकिन पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, यानी कि जिससे हम लोकल या एक्सपोर्ट की प्रोडक्शन जितनी भी है वो तैयार करते हैं वो भी महंगी है। तो फिर उसका मतलब है कि नीचे तक जब मामला आएगा तो फिर चीज़ें महंगी होंगी, महंगाई की शरह इजाफा होगा। ये बहैसियत बिजनेसमैन आप इस सारे अमल को कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी आपने अपने इंट्रो में कहा, आपने अभी अब इंट्रो में भी आपने क्या कहा कि 11.53% जो है ना 20 महीनों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अब आप कंपेयर, आपको ये करना चाहिए कि 20 महीने के पहले जो महंगाई थी मुल्क में वो क्या थी, सेंसिटिव इंडेक्स क्या था और जनरल इन्फ्लेशन क्या था। अगर आप उसको देखेंगे ना तो उस वक्त जब ये वहां तक पहुंच गया था, इसके बावजूद भी इतनी महंगाई नहीं थी। तो अब अगर इतनी महंगाई आई है तो इसकी वजह सप्लाई एंड डिमांड है। देखिए, जब तक सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स को ये अडॉप्ट और सप्लाई साइड को स्ट्रांग नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं होने का है। आप अगर चाहेंगे मैं इस तरह से फिगर्स बना के बना लूं, देखिए एक तो कुछ तो इनकी मजबूरियां हैं। वो मजबूरियां ये है कि देखिए, अगर आपकी ऑयल का बिल बढ़ जाता है तो ये कुछ कर नहीं सकते, इन्फ्लेशन उससे बढ़ेगा। आप अगर दुनिया के अंदर अगर और कमोडिटी जो हम इम्पोर्ट करते हैं उनकी अगर प्राइसेस बढ़ेंगी तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो लोकल की मामलात हैं उनको तो टैकल करना गवर्नमेंट का काम है ना जी। बिल्कुल। आप अगर चीनी और आटा जो बेसिक 2 आइटम है, अगर उसकी वाफिर मिकदार अगर आप डंप कर दें पाकिस्तान की मार्केट में तो ये ऑटोमेटिकली सीधे हो जाएंगे सारे लोग। आप अगर फर्टिलाइजर मंगा सकते हैं, आप अगर और चीजें मंगा सकते हैं, तो आप ये 2 आइटम में भी मंगा के डाल दें। सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स इसी को कहते हैं कि आप सप्लाई साइड को बढ़ा दें और जो है ना जो डिमांड ऑटोमेटिक आएगी। और जो होल्डर्स हैं, जो ये ब्लैक करने वाले हैं या जो मिलों वाले जो दाम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये सारे अपनी जगह पे सीधे हो जाएंगे। आप अगर एक तरफ इसके पैसे भी मैं इनको सजेस्ट ये करता हूँ कि देखिए, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जितनी है आपकी, चाहे वो पीआईए हो, चाहे आप स्टील मिल हो, कोई भी ले लें, या आप साल के 700 से 800 बिलियन रुपए उनको खाली खड़ा रखने के लिए, उनको अपना बना के रखने के लिए खर्च करती है हुकूमत। वो उसमें से 200 बिलियन अगर यहाँ लगा दे, ख्याल है कि ये सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स हम पूरा कर लेंगे। और जो है ना हम ये महंगाई के खिलाफ जो जंग है, यही तरीका कार है। अगर इस तरह से करेंगे तो ये होल्डर्स आगे नहीं आ पाएंगे, ये जखीरा अंदोजी हो नहीं सकेगी। सही। तो ये एक बड़ा फैक्टर जो आप बात कर रहे हैं कि ये मैनेजमेंट का है और फिर जखीरा अंदोजी का मामला, डिमांड एंड सप्लाई के जो इशू आप बात करें। शान सईद साहब, महंगाई बहुत बड़ा इशू है, ये ठीक है बिल्कुल कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा जो चंक है वो ऑयल एक्सपोर्ट के अंदर नजर आता है। जब ऑयल एक्सपोर्ट इतना ज्यादा होगा तो फिर डेफिनेटली जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट से लेकर एक आम आदमी की जेब तक हर चीज पर असर आएगा। तो इसका मतलब है जो चीजें जिस नहज पर, जिस जगह पर चल रही हैं वो वैसे ही चलती हुई नजर आएंगी। पाकिस्तान में बेहतरी की अब गुंजाइश नहीं। हम तो हर महीने महंगाई की शरह बताते हैं कि 1%, 1.5%, 2% बढ़ी। जी शान साहब।
पाकिस्तान जो इस वक्त इकोनॉमिक चैलेंजेस से गुजर रहा है, ये वही ज़माना है जो 1970s का था, जब पूरी दुनिया में स्टैगफ्लेशन आया था। और इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो स्टैगफ्लेशन आया हुआ है। अगर आप अपना डिस्काउंट रेट 9.25 से 10% भी कर दें, तो आपका इन्फ्लेशन जो है वो अगले 12 से 18 महीने में कम नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन है और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में। जहाँ तक पाकिस्तान स्पेसिफिकली की बात है कि जी अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ गया है या यूरोप में, हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन है वो बेसिकली डिमांड साइड पर है। और जैसे मोतीवाला साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम अपनी सप्लाई साइड को मैनेज कर लें, तो ये जो इन्फ्लेशन है ये अंडर कंट्रोल हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस है, जिसकी वजह से दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक वेरिएबल्स दैट इज़ कीपिंग इन्फ्लेशन हाई इन पाकिस्तान। अच्छा, नहीं तो शांत सिंह साहब, ये तो एक वजूहात जो आप बता रहे हैं, लेकिन इसके हल की जानिब अगर हम बात करें तो क्या है कि अवाम वो परेशान है कि जी हुकूमत से हो नहीं पाता, हुकूमत पर तनकीद हो रही है और जितनी भी स्ट्रेटजी, जितनी भी प्लानिंग हुकूमत कर रही है उसके असरात कहीं नज़र नहीं आ रहे होते। कहते 3 महीने के बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, 1 माह के बाद बेहतर हो जाएंगी, लेकिन वो बेहतर नहीं, वो वर्स्ट उतनी हो रही हैं। मेरे नहीं ख्याल ये 1 महीने या 3 महीने की कहानी है। पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर में इन्फ्लेशन आ रहा है अगले साल, और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में भी आएगा। ऑलरेडी इस वक्त इस साल हमने देखा है पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर प्राइसेस जो हैं दे हैव गॉन अप बाय 31%। तो आप जो बेसिक आपकी जो कमोडिटीज हैं उसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तो सबसे पहले आप रोकें, ताकि जो लोकल जो आपकी कंजम्पशन है उसको आप मीट कर सकें। एक ये स्ट्रेटजी है। दूसरी स्ट्रेटजी ये है क्या को डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। और पूरी दुनिया में इस वक्त जो भी इकोनॉमीज हैं वो 2 पॉलिसीज को लेके चल रही है, एक है फिस्कल पॉलिसी और एक है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट का डोमेन है और गवर्नमेंट पूरी एफर्ट लगा रही है कि अपने रेवेन्यूज इंक्रीज करे। ऑल्दो हमारे यहाँ इकोनॉमिक चैलेंजेस बड़े ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि फिस्कल साइड पे हम अभी भी जो है बेहतर जा रहे हैं। जहाँ तक मॉनेटरी पॉलिसी की बात है, मैंने आपके बड़े सारे प्रोग्राम में कहा है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी टोटली फेल हो गई है। ये मॉनेटरी पॉलिसी का काम होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ये मैंने बड़े सारे प्रोग्राम में बताया, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, गवर्नमेंट का डोमेन ही नहीं है। पूरी दुनिया में जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो इस वक्त एक्टिव हुए हैं कि किस तरह इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी अगर आपको याद हो 28 जनवरी 2020 को हमारा जो डिस्काउंट रेट था वो 13.25% पे था। जी हाँ। तो वो उस लेवल पे जाना ही नहीं चाहिए था कि 2019 में इतना इन्फ्लेशन नहीं था जो इस वक्त इन्फ्लेशन है। तो जब आपकी मॉनेटरी पॉलिसी की जो राइज है वो इतना गलत हुआ है, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट जो है वो आवाम को सफ़र करना